री थिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुश आमदीद। बांग्लादेशी फ़ौज ने बांग्लादेश की कमांड एंड कंट्रोल डॉक्टर यूनुस के हवाले कर दी है। डॉक्टर यूनुस क्या बांग्लादेश को मसाइल से निकाल पाएंगे? और दूसरा, इंडियन मीडिया, अभी तक इंडिया ने हुकूमती लेवल पर ये बात नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया ना सिर्फ ये कि जो मोदी का हामी है, बल्कि ऐसा इंडियन मीडिया भी कि जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर चैनल्स चला रहा है, जो मोदी मीडिया नहीं कहलाता, एंटी मोदी मीडिया, इसके भी कई बड़े दानिश्वर सेगमेंट्स जो हैं, बड़े वाइज सेगमेंट समझे जाने वाले जो हैं लोग, वो भी ये बात तरीके से कर रहे हैं कि इंडिया में, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, इसमें आईएसआई का कितना हाथ है, पाकिस्तान का कितना हाथ है, इस सारी जो ये सूरत हाल बनी है। तो इन दो मसाइल पर हम दो इश्यूज़ पर आज बात करते हैं री थिंक विद उमर जावेद में। पहला ज़्यादा अहम इशू ये कि जो डॉक्टर यूनुस के हवाले कमांड एंड कंट्रोल की गई है, क्या इससे बांग्लादेश के मसाइल हल हो पाएंगे? देखिए, हमें फ़िलहाल बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इशू हल नहीं हो पाएंगे, जो ख़ास तौर पर माशी इशू थे। क्योंकि बांग्लादेश में हो क्या रहा था, शेख हसीना वाजिद के दौर में अगर हम बुनियादी तौर पर बात को, माशी तरक्की को समझें, वो माशी तरक्की तो हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, बांग्लादेश के अंदर एयरपोर्ट्स बन रहे थे, बिजली आ रही थी, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, गारमेंट्स को लेकर ख़ास तौर पर। लेकिन इससे जो तरक्की है, इससे जो ये सारा बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ा था, बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा था, बांग्लादेश के अंदर जो ये मैक्रो तरक्की हो रही थी, इसका फ़ायदा बांग्लादेश के चंद % लोगों को ही हो रहा था। जैसे एक रिसर्च के मुताबिक बांग्लादेश की जो कुल आमदनी है, उसका 46% में से 46% जो है कुल आमदनी का, वो 10% लोगों से भी कम के पास था। तो असल इशू ये था, ये नहीं कि डेवलपमेंट तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन नीचे आम बांग्लादेशी तक नहीं हो रहा, आम बंगाली तक नहीं हो रहा। ये जो एहतजाज हुए थे कोटा की वजह से, कोटा सिस्टम जो 30% 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो बंगाली थे उनकी औलादों को दिया जा रहा था, बाकी जो 10% वुमेन, 10% जो बांग्लादेश के पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दिया जा रहा था। तो इसमें सारी बड़ी जो तलबा की लड़ाई ही इस बात पर थी कि जो सरकारी मुलाजमतें हैं, सरकारी नौकरी हैं, इनको मेरिट की बुनियाद पर किया जाए। यानी बांग्लादेश में सरकारी जॉब्स की अहमियत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर चुका है, उसको अभी भी बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर पर उस तरह का भरोसा नहीं है। वो कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरी को उस तरीके से अपना माशी तहफ़्फ़ुज़, अपनी इकनॉमिक सिक्योरिटी तस्वर नहीं करता जिस तरह वो सरकारी जॉब को करता है। क्योंकि इस सब तरक्की का फ़ायदा चंद %, 1-2% जो ऊपर कैपिटलिस्ट था, क्रोनी कैपिटलिस्ट था, जिसके अवामी लीग के अंदर लिंक्स थे, अवामी लीग की जो हामी ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ लिंक्स थे, पॉलिटिशियंस के साथ लिंक्स थे, उसको फ़ायदा हो रहा था, आम बांग्लादेशी को नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर यूनुस जो हैं, क्या वो मुख्तलिफ ख़यालात के आदमी हैं? क्या उनका कोई ऐसा कोई सोशलिस्ट टाइप विजन है मईशत को लेकर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर यूनुस जो हैं वो भी इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही इन मसाइल को देखते हैं। सबसे बड़ा सबूत जो है वो उनका जो लोन पॉलिसी थी, जो कर्ज देने की पॉलिसी थी, वो थी कि जो डॉक्टर यूनुस का दावा है कि वो बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देते थे और उससे आम बंदे को लोन मिलता था। जो आम बंगाली गरीब होता था, वो अगर $100 का लोन ले रहा है तो उसको बाकी बैंकों के मुकाबले में कम सूद के साथ ये लोन दिया जा रहा था। यानी वो भी इस, अब $100 लगा लें या उससे ज़्यादा लगा लें, इससे कोई एक आम बंगाली कितना एक कर लेगा? कितनी एक छोटी फैक्ट्री भी बनाना मुमकिन नहीं होता। उससे ज़्यादा ये होता है कि वक्ती ज़रूरियात अपनी पूरी हो जाती हैं, जो बच्चों की ज़रूरियात, तालीम की ज़रूरियात हैं, सेहत की ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो बिज़नेस को इस्टब्लिश करना या इंडस्ट्री को सही मानों में इस्टब्लिश करना, उसके लिए तो ये रकम ज़्यादा नहीं है। तो क्या आप डॉक्टर यूनुस इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि बांग्लादेश में असल मसला रिसोर्सेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी वसाइल को सही तौर पर तकसीम करने का है? फ़िलहाल हमें डॉक्टर यूनुस जो बातें कर रहे हैं, डॉक्टर यूनुस ने जो बातें की, फ़िलहाल हमें उनके यहाँ ये अप्रोच नज़र नहीं आ रही कि बांग्लादेश में वो रिसोर्सेज को फेयर
और मुनसिफाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें यही लग रहा है कि आर्मी ने, वहाँ की बांग्लादेश की फ़ौज ने, जनरल वक़ार ने पीछे रहते हुए आगे एक फेस किया है डॉक्टर यूनुस की सूरत में। तलबा कुछ तलबा की भी ये डिमांड्स थी कि डॉक्टर यूनुस को लाया जाए, तो फ़ौज ने डॉक्टर यूनुस को लाकर असल कमांड एंड कंट्रोल अपने पास ही रखा है। यानी वही जो 2007 से लेकर 2007 और 8 में हुआ था कि असल ताकत फ़ौज के पास थी और आगे जो है वो सिविलियन चेहरा किया गया था। तो ये बांग्लादेशी मॉडल की ही एक नई शक्ल हमें उभरती हुई नज़र आ रही है। दूसरा अहम सवाल ये कि जिस तरह जो इंडियन मीडिया है, और ख़ास तौर पर मैं उस इंडियन मीडिया की बात करूं जो मोदी मीडिया नहीं है, जो गोदी मीडिया नहीं है, जो मोदी की लाइन नहीं लगता, उसके भी कुछ हिस्से, ख़ास तौर पर ये जो सत्या हिंदी वाले हैं, ये एंटी मोदी हैं और बिल्कुल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट ये इनकी सहाफ़त होती है, जर्नलिज्म होता है, इनके प्रोग्राम्स होते हैं। ये कोई एजेंडा टो नहीं करते बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद पर ही बात करते हैं। इन प्रोग्रामों में भी ऐसी बात की जा रही है, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें क्या पाकिस्तान का भी किरदार था, चाइना का भी किरदार था, या अमेरिकन CIA का भी किरदार था या नहीं था। इसमें अगर हम फैक्चुअल बात करें, अगर हम लॉजिकल बात करें, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई एजेंसी जो होती है वो अपने दम पर उस वक़्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर हालात इस तरह के जन्म ना लें, जब तक कि वहाँ के हालात खुद ऐसी इजाज़त ना दें कि कोई एजेंसी कुछ कर सके। बांग्लादेश में 2009 से लेकर अब तक शेख हसीना का जो है वो इक़्तिदार था, और शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडियन थी। इसके साथ साथ वो चाइना को भी सहूलियात दे रही थी, लेकिन ज़्यादा उनका झुकाव इंडिया की तरफ था। तो फिर इस अरसे में 2009 से लेकर अब तक के इस अरसे में क्यों नहीं इस दौरान ही, यानी शेख हसीना ने जाली और बिल्कुल धांधलीज़दा इंतख़ाबात करवाए, 2014 का इलेक्शन भी, 2018 का भी, 2024 का तो खैर अभी हुआ है, 2000 हम अगर 14 और 18 का इलेक्शन देखें वो भी धांधलीज़दा थे जिसको वहाँ की अपोजिशन ने नहीं माना था। तो तब क्यों नहीं एजेंसियों ने ऐसे कर लिया? तब क्यों नहीं पाकिस्तान की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी, या चाइना ने या अमेरिका ने, किसी भी मुल्क ने तब ऐसे कर लिया जी कि पूरी एक जो है वो मूवमेंट खड़ी कर दी जाए शेख हसीना के ख़िलाफ़? ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में जो एजेंसियां होती हैं दुनिया के ममालिक की, वो ऐसे मुल्कों के अंदर ज़रूर इंटरेस्ट रखती हैं, ऐसे मुल्कों के अंदर ज़रूर उनकी नज़र होती है कि जिन मुल्कों से उनका इंटरेस्ट होता है। तो बिल्कुल बांग्लादेश भी एक बहुत अहम मुल्क है, ना सिर्फ साउथ एशिया का, बल्कि अब जिस तरह बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई, बांग्लादेश का जो जोग्राफिया है वो आलमी ताकतों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। चाइना के लिए भी उसकी अहमियत है, अमेरिका के लिए भी उसकी अहमियत है, इंडिया के लिए तो खैर है ही है। तो ये बात कि इन मुल्कों में से किसी ने ये सारा प्रवोक किया, बिल्कुल गलत है। इसमें बांग्लादेश की जो अंदरूनी सूरत हाल है वही हमें देखनी पड़ेगी, जो अंदरूनी सूरत हाल, अंदरूनी डायनामिक्स है वही देखनी पड़ेगी। किसने कहा था शेख हसीना को कि वो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ इस एहतजाज को वायलेंट तरीके से हल करने की कोशिश करे, वायलेंस का इस्तेमाल करें? शेख हसीना ने प्रवोक किया कि ये रज़ाकारों के औलादे हैं, ये रज़ाकारों के हैं, मतलब कि उन्होंने एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया कि जो ये एहतजाज करने वाले हैं ये 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी वाले नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं, उनकी औलादें हैं, ये रज़ाकारों की औलादें हैं जो एहतजाज कर रही हैं। ये इल्ज़ाम सरासर गलत था। और दूसरा ये कि शेख हसीना ने जिस वायलेंट अंदाज में, जिस पुरतशद्दद तरीके से इस एहतजाज को कुचलने की कोशिश की, अपनी जो हामी तलबा लीग है, छात्रा लीग जिसे कहा जाता है, उसके गुंडों को कहा, स्टूडेंट्स को कहा कि इन पर तशद्दद करो, जिस तरीके से वहाँ पुलिस को इस्तेमाल किया गया एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, तो उससे मज़ीद ज़्यादा प्रवोक हुआ। अब जिस रोज़ यानी मंडे को शेख हसीना ने जब इस्तीफ़ा दिया, तो आप ये देख लें कि ढाका में 4 लाख मुजाहिरीन इकट्ठे हो गए थे। अब ये 4 लाख मुजाहिरीन जो अपने घर बाहर बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों से, देहातों से, टाउन से ढाका पहुँचे थे, इनको किसी एजेंसी ने तो नहीं पहुँचाया था। 4 लाख लोगों को किसी जगह पहुँचाना किसी एक एजेंसी का काम तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो जहर पक रहा था, शेख हसीना की फाशिस्ट पॉलिसियों के ख़िलाफ़, शेख हसीना की ऑटोक्रेटिक पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो जहर पक रहा था, वो ट्रिगर हुआ और कोटा सिस्टम इसका एक आखिरी पॉइंट साबित हुआ, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज। और फिर वहाँ की फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ा। शेख हसीना तो आखिर तक ये चाह रही थी कि फ़ौज भी वही किरदार अदा करे जो बांग्लादेशी पुलिस ने किया, छात्रा लीग ने किया है,
لیکن فوج نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اب مزید اس طرح تشدد کر کے ان مظاہرین کو کچلنا ایک لحاظ سے سول وار بن جائے گا، کیونکہ فوج بھی اگر مکمل طور پر مظاہرین کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، مظاہرین ویسے ہی جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ریکشن میں ہیں، تو پھر یہ سول وار کی صورتحال ہو جائے گی۔ اس سول وار سے بچانے کے لیے فوج نے انٹروین کیا، اور ظاہری بات ہے اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت بنائی اور سامنے فیکیٹ کے طور پر، چہرے کے طور پر ڈاکٹر یونس کو کر دیا۔ اب اس کے بعد ایجنسیاں کچھ کر سکتی ہیں۔ اب یہ جب صورتحال خود انر ڈائنامکس بنگلہ دیش کی ایسی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ایجنسیاں، پاکستان کیا چاہتا ہے، چائنا کیا چاہے گا کس طرح کی حکومت آئے، امریکہ کیا چاہے گا کہ وہاں پر کس طرح کی حکومت آئے جس کا ٹلٹ چائنا کی طرف نہ ہو، انڈیا کیا چاہے گا، کیونکہ انڈیا کی اس میں سب سے بڑی ناکامی جو کہی جا رہی ہے، جو خود انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے، بلکہ مودی کے بھی کئی ہم ہی جو میڈیا کے سیگمنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت نے، مودی سرکار نے اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی شیخ حسینہ کی صورت میں وہ شیخ حسینہ کو ہی سپورٹ کرتے آ رہے تھے، جبکہ انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا، انڈین ایجنسیز کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ شیخ حسینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، بہت زیادہ نفرت جنم لے رہی ہے، تو آج سے سال 1.5 سال پہلے یا جنوری 2024 کے انتخابات کے بعد انڈیا کو جو ہے وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے تھا کہ شیخ حسینہ کو آٹوکریٹک رستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، ڈیموکریسی کا احترام ہونا چاہیے، عوام کی جو رجحان ہے، عوام کا جو سوچ ہے اس کا خیال ہونا چاہیے، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا۔ وہ شیخ حسینہ کی ہی سپورٹ کرتے رہے، سارے انڈے شیخ حسینہ کی باسکٹ میں ڈال دیے انڈیا نے۔ تو انڈیا کو اب اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو BNP ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، اس کو ہم اینٹی انڈین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح انڈیا نے شیخ حسینہ کی سپورٹ کی ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے BNP کے لیے بھی اینٹی انڈیا سٹانس لینا سیاسی طور پر جو ہے وہ اس کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال کہ جو بنگلہ دیش کی ہے، کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایجنسی اپنے طور پر تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندرونی حالات اس طرح کے نہ ہوں۔ تو ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے یہ پیش کیا گیا ویلاگ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی صورتحال پر۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔